नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी की इस बैंकिंग सीरीज में ये रीजनिंग की आज पहली क्लास होने वाली होगी। इसके पहले आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी थी, जहां पर हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा करी थी सिलेबस पर कि आपकी परीक्षाओं में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कितना हमें पढ़ना है। और आज की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो सिटिंग अरेंजमेंट ही क्यों स्टार्टिंग में, एक मन में सवाल ये भी आता है। तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग के एग्जाम में सिटिंग और पजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपकी कमांड बेहतर नहीं है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और वीक में यहाँ पर आपके पास रीजनिंग की 2 क्लासेस होने वाली है। तो इन 2 क्लासेस में से एक जो क्लास होगी वो मुख्य रूप से आपकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर आधारित रहने वाली है। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल, इसके पहले भी हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लेकिन जब हम बात करते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में जो क्वेश्चंस का स्तर होता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एसएससी के कंपेरिजन में या जो आपके अदर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, या इसके अलावा अगर हम रेलवे या फिर सीसैट की बात करें तो इसके कंपेरिजन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता हुआ दिखाई देगा। अब इसके लिए मुख्य रूप से यह बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर लैंग्वेज से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उसको हम जितना बेहतर तरीके से जानेंगे उतना ही क्वेश्चन को बना पाना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मुख्य रूप से जो फोकस होगा वो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस पर होगा, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे हम लेवल को भी अप करते हुए चलेंगे, जिससे मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी हमारी बेहतर कमांड हो सके, बेहतर तरीके से हम अभ्यास कर सकें। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, आपके सिलेक्शन में मॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, कंटिन्यू बेसिस पर मॉक्स लगाते रहेंगे, मॉक्स का एनालिसिस करेंगे। और जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, कोको बैंक एसएससी रेलवे नाम से ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर आप अपने डाउट्स हमारे साथ में डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप रीजनिंग बाय धीरज सर नाम से भी चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इन टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसके अलावा जो आपके कॉमन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो क्लास होगी, यानी कि वीक में आपको 2 क्लासेस मिलने वाली, तो जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम लोग उन टॉपिक्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज पर। तो बिल्कुल जीरो से अगर कोई बच्चा पहले कभी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा, पहले आपने कहीं से भी तैयारी नहीं करी, पहले किसी भी आप चैनल के साथ में नहीं जुड़े, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल सकती कि कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख करके रखे हैं, लेकिन मैं हिंदी में इन कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आगे से हम और इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से लेंदी होंगे और स्पेस का इशू होगा, तो क्वेश्चन आपके पास हिंदी और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल होगा। कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, लैंग्वेज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत जा रही है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आज आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि कितने प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की, यानी कि एक गोलाकार मेज दे देगा, ठीक है, या एक गोले में बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दी गई होगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सर्कुलर वे में होगा। अब जब सर्कुलर वे में हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लोग केंद्र की ओर मुख किए हुए हो सकते हैं, ठीक, लोग यहाँ पर क्या किए हो सकते हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार से केंद्र के विपरीत दिशा में मुख किए हुए व्यक्तियों का अरेंजमेंट भी हो सकता है। इसके आगे और क्या क्या अरेंजमेंट बनेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक आप अभी बेसिकली इतना समझ लीजिए कि एक आपको देखने को मिलेगा सर्कुलर अरेंजमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की व्यवस्था। तो जब हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी व्यवस्थाएं आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। व्यवस्थाएं आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए हो सकते हैं, सभी व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख किए हुए हो सकते हैं। आगे जानेंगे, आगे हम देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है, कुछ व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है। फिर हम देखेंगे कि डबल रो में बैठे हुए व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फिर
एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या होगी जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति बैठे हैं, उस पर बेस्ड आपका अरेंजमेंट हो सकता है। तो हर एक विषय पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आपने देखा सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपको देखने को मिल रहा है फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, यानी कि तल आधारित व्यवस्था। तल पर आधारित व्यवस्था के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट और इसके बाद आपने देखा फ्लोर पर बेस्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मैंने कहा कि आज की जो क्लास है ये मुख्य रूप से आधारित होने वाली है लैंग्वेज पर, यानी कि क्वेश्चन में हमें किस प्रकार की लैंग्वेज देखने को मिलती है और उसका क्या तात्पर्य होता है, कैसे उसको हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, कैसे हमें फिक्स करना है, कैसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हर एक बात पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे और एट लास्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ये 3 प्रकार के हो गए आपके अरेंजमेंट बेसिकली जो आपको देखने को मिलते हैं। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट में देखिए When members are sitting around a circular table, जब जो समूह के सदस्य हैं वो कहाँ बैठे होंगे, एक गोलाकार मेज या गोलाकार पथ पर, गोलाकार आकृति में, कैसे भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, बैठे होंगे। तब यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं when all the members are facing towards the center, तो एक आपको प्रश्न जो देखने को मिल सकता है जब सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे हो, केंद्र की ओर देख रहे हो। जैसे हमने कहा 6 व्यक्तियों का एक अरेंजमेंट है, तो सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। इसी प्रकार से आपको दे सकता है जब सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो। क्लियर, आगे आप इसको देखेंगे। जब सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो, when all the members are facing opposite towards the center। इसी प्रकार से आपको दिया गया हो सकता है जब कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ व्यक्तियों का मुख कहाँ हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो, जिसमें व्यक्तियों की निश्चित संख्या देकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिसमें 3 व्यक्ति, मान लेते हैं 6 व्यक्तियों का अरेंजमेंट दिया है। बेसिकली बैंक में 6 व्यक्तियों का नहीं आता, आएगा तो मिनिमम 8%, 7% ऐसे ही आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर 6 व्यक्तियों का अरेंजमेंट है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 6 व्यक्तियों का अरेंजमेंट है तो 3 का मुख केंद्र की ओर है, जबकि 3 का मुख क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। या बोल दिया जाएगा कि केंद्र के विपरीत दिशा में देखने वाले व्यक्तियों की संख्या केंद्र की ओर देखने वाले व्यक्तियों की संख्या की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है या कम है। इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, when some are facing towards the center while some are facing opposite towards the center। बोर्ड को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक बात पर यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं when members are sitting around a square table। तो जब सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसी पर आधारित प्रश्न आपको स्क्वायर टेबल से रिलेटेड भी देखने को मिलता है, जहां पर आप सर्कुलर अरेंजमेंट वाले ही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, कुछ एडिशनल आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन स्क्वायर टेबल में भी प्रश्न आपके 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम डिस्कस करें, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। एक तो आपको मिलेगा प्रश्न जब क्या होंगे, स्क्वायर टेबल के कॉर्नर पर 4 व्यक्ति बैठे होंगे और प्रत्येक साइड में अगर हम बात करें तो एक एक व्यक्ति करके 4 व्यक्ति आपके बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब इस प्रकार का जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इसको आप सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके ही बना सकते हैं, आपको कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछ लेगा स्क्वायर टेबल पर ही आधारित, जहां पर प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठे होंगे, प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठे होंगे, तो इसे कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट वाले कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे कि इससे पहले आपने देखा, हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए सिंपली अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है तो इस प्रकार से 4 लाइनें खींचिए, अरेंजमेंट तैयार। यहीं पर आप देखेंगे कि स्क्वायर वाला अरेंजमेंट भी आपको कुछ इसी प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ विशेष आपको बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब क्यों इन दोनों में हमें फर्क करके चलना है, इन दोनों के अंतर को समझने का करते हैं प्रयास। चलिए जानते हैं, क्योंकि अगर यहां पर मैंने कहा 8 व्यक्तियों का अरेंजमेंट है, मैंने कहा A, B, C,
डी ई एफ जी एच। ठीक, अब मान लेते हैं कि सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो जब आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो सिंपली इतना समझिए कि यहाँ पर किस इन्फॉर्मेशन में आपको समस्या आएगी। जैसे हमने कहा H इज फेसिंग टूवर्ड्स D, H इज फेसिंग टूवर्ड्स D, तो H और D के बीच में चाहे आप इधर से गिनेंगे चाहे आप इधर से गिनेंगे, तीन ही व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें B इज फेसिंग टूवर्ड्स F, B F की तरफ मुख किए हुए या F B की तरफ मुख किए हुए, तो भी आप देखेंगे कि इधर भी तीन व्यक्ति और इधर भी तीन व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पर अगर यही अरेंजमेंट हम बनाते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, तो A B C D E F G H। अब A और F एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, लेकिन इस तरफ आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इन द सेम वे H और C आपके एक दूसरे की ओर मुख किए हुए तो है, लेकिन इस तरफ दो व्यक्ति, इस तरफ चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। या हम बात करें जो आपके फेसिंग पर्सन होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी 1 2 3 4th पोजीशन पर, चाहे आप लेफ्ट से जाइए चाहे आप राइट से जाइए, जबकि यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमने कहा सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। ये सिर्फ अभी मैं बेसिक लैंग्वेज पर बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की तो हमने शुरुआत करी ही नहीं। ये बेसिक बारीकियां आपको जानना अनिवार्य है, जिससे जब आप एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को बना रहे हो, जब आप मॉक्स लगा रहे हो, तो आप ये गलतियां ना करें। क्योंकि इन जनरल होता क्या है कि स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो हम बस ऐसे ही स्ट्रक्चर बना करके लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को बनाना। लेकिन हमें ये देखना है कि साइड पर अगर दो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तब हमें ऐसे अप्रोच नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन हमारे लिए बना पाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्यों मुश्किल हो जाता है, उसी बात को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। पोजीशन की भी अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा चाहे 4th टू द लेफ्ट जाओ चाहे 4th टू द राइट जाओ, आपको सामने वाला पर्सन, अपोजिट वाला पर्सन मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर देखोगे अगर C की बात करें तो 1 2 3 3rd फ्रॉम द लेफ्ट है, अगर सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है, और 5th फ्रॉम द कहाँ से हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये फर्क है, इस कारण से हमें यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्लियर, चलिए फिलहाल करते हैं बोर्ड को क्लीन। तो आई होप कि ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं when 4 persons are sitting at the corner, 1 at each corner and 4 persons are sitting on the sides of the square, 1 on each side। यानी कि जब चार व्यक्ति कोनों पर बैठे हों और जब चार व्यक्ति कहाँ बैठे हों, प्रत्येक भुजा पर एक एक करके बैठे हों, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट वाले कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो कितने प्रकार से, फर्स्ट वाले टाइप में कितने प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगेन आप देख पा रहे हैं व्हेन ऑल द मेंबर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो, और जब कुछ का मुख केंद्र की ओर हो तथा कुछ का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो। यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि प्रश्न की जो प्रकृति होगी, वहां पर आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जहां पर बोल दिया जाएगा कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में है, जबकि जो भुजाओं पर बैठे व्यक्ति हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। या इसी के उल्टा दे सकता है कि जितने व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं उन सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है, और भुजाओं पर बैठे व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ का मुख मैंने बताया कि केंद्र की ओर है और कुछ का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। पहले से मेंशन नहीं करेगा कि किन का मुख केंद्र की ओर है और किन का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। दूसरा वाला आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, व्हेन 2 persons आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, जब क्या होगा, दो व्यक्ति स्क्वायर टेबल की प्रत्येक भुजाओं पर दो दो व्यक्ति करके बैठे होंगे। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या आपको अंतर देखने को मिलता है, इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा और बनाया। क्लियर, चलिए तो अगेन यहाँ पर भी आपको तीनों ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो, और जब कुछ का मुख केंद्र की ओर हो जबकि कुछ का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो। यानी कि यहाँ पर भी आपको तीन प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी क्या क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए जानते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। जैसे मैंने कहा कि व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या दे दी गई होगी, लेकिन वो संख्या आपको प्रश्न में बताई नहीं जाएगी, वो आपको ज्ञात करनी होगी। When certain number of members are sitting around a table, अब ये सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बता दिया आपको। अब अरेंजमेंट पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये स्क्वायर टेबल में भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल होगी और सर्कुलर टेबल में भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल होगी, जिसमें आप देख सकते हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर
और स्क्वायर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर और स्क्वायर टेबल फेसिंग अपोजिट टूवर्ड द सेंटर, और दे सकता है कि कुछ का मुख केंद्र की ओर हो और कुछ का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो। तो अभी तक जितने भी आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसमें सबसे जो खतरनाक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो आपका यही वाला देखने को मिलेगा। सॉरी, सबसे ज्यादा जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी वो यहीं पर होगी कि एक तो व्यक्तियों की संख्या भी निश्चित ना हो, और दूसरा कि कौन या कितने व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हो, कितने व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। ऐसा डेटा जब दिया होगा तो प्रश्न बनाना हमारे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक प्रश्न की आज के सेशन में हम चर्चा भी करने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, काफी मजा आने वाला है। और यहाँ पर कई बार होगा ये कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, हम दिए गए डेटा से स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, लेकिन डेटा के बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो प्रश्न की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन की जो आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, वहां पर भी हमें कंफ्यूजन होती है। तो क्यों कंफ्यूजन होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और हर एक कंफ्यूजन को एग्जाम से पहले, मैंने क्या कहा, जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, हर एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कंफ्यूजन जो भी है सबको एग्जाम से पहले दूर कर लेना है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रैक्टिकल आप वहां पर नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस वहां पर आप नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग भाषा से संबंधित बारीकियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि कब आपको किस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, किसका क्या मतलब होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. A is sitting second to the left of C. सभी कहाँ देख रहे हैं? Facing towards the center है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इस प्रकार से 3 लाइनें बना लीजिए और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस वाली भाषा का लैंग्वेज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, जो भाषा दिखाई दे रही, उसका अर्थ क्या हुआ, उसका तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर मैं समझाते हुए चलूंगा 1 by 1। A is sitting second to the left of C। अब बोला जा रहा है A जो है वो C के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो समझ लीजिए जब व्यक्तियों का मुख कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। जब पर्सन कहाँ देख रहे होंगे, केंद्र की ओर देख रहे होंगे। और हम बात करेंगे किसकी, लेफ्ट की। जब हम बात करेंगे लेफ्ट की, सेंटर देख रहे होंगे, व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होगा। और जब हम बात करेंगे लेफ्ट की, तो जो हमारा मूवमेंट होगा वो किधर होगा, वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बोला है A सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो अगर A C के सेकंड लेफ्ट में है, इट मींस C कहाँ होगा, A के सेकंड राइट में होगा, तो ये हो जाएगा C। यहाँ से देखोगे तो A C के सेकंड लेफ्ट में। ठीक, और आगे यहाँ पर आपको देखने को मिला हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। हु कौन, हु किसके लिए आया, तो हु आएगा यहाँ पर किसके लिए, सी के लिए। हु किसके लिए आएगा, सी के लिए। हु के जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए, या आप इसको बोल सकते हैं सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सी क्या है, बी का पड़ोसी है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेना है। पॉसिबल स्ट्रक्चर क्यों बना लेना है, क्योंकि या तो बी यहाँ पर बैठेगा या तो बी यहाँ पर बैठेगा। तो जब बात करी जाएगी लेफ्ट की, सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे होंगे, तो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जब सभी व्यक्तियों का मुख क्या होगा, केंद्र की दिशा में होगा, और बोला जाएगा राइट, तो जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। धीरे 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 और हम बारीकियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका पहला की सेंटेंस आपने देखा। बढ़ते हैं आगे, अगला देखिए। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है A is sitting second to the left of C। A is sitting second to the left of C, बात तो वही थी, ऊपर का डेटा आपका वही है। A is sitting second to the left of C, तो ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया C। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंड। पहले क्या लिखा हुआ दिखाई दिया था, पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दिया था हु। ठीक, अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एंड। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर जो, या फिर हम बात करें किसकी, और की। तो अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दिया एंड। तो एंड किसके लिए आएगा, तो एंड इसके जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए नहीं आएगा, उसके पहले जो व्यक्ति हमें देखने को मिलेगा एंड, उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। हिंदी में यहाँ पर आपको और दिखाई देगा, या आप बोल सकते हैं कि पहले व्यक्ति या फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ पर एंड आपको लिखा हुआ दिखाई दिया है।
अब एंड अगर आपको फर्स्ट पर्सन के लिए लिखा हुआ दिखाई दिया, इट मींस बी विल बी द नेबर ऑफ ए, जिसके लिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो फिर से इस बात को आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ था हु, तो वो किसके लिए आया था, वो सी के लिए आया था। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दिया एंड, तो एंड किसके लिए आया, ए के लिए आया। हु आएगा सेकंड पर्सन के लिए, एंड आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया है ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, बेसिकली आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, ए जो है वो बी और सी के बीच बैठा है, तो यहाँ पर आप बना लोगे ए को, यहाँ बना लोगे बी को, और यहाँ बना लोगे सी को। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ बना लोगे ए को, यहाँ बना लोगे आप सी को, और यहाँ बना लोगे आप बी को। ज्यादा से ज्यादा आप यही करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब आप सॉल्यूशन उठा करके देखेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। जब ओवरऑल आपने सॉल्यूशन उठा करके देखा तो पता चल रहा है कि ये हो गया आपका कौन, ए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाए तो बताइए क्या ए अभी बी और सी के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा है? बोलो, ए अभी भी तो बी और सी के बीच बैठा है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर ए बी और सी के बीच बैठा हो तो ए के पड़ोसी ही बी और सी आपको देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए जो है वो बी और सी के बीच ही बैठा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। हालांकि पहले तो जो हम ट्राई करेंगे वो हम ऐसे ही करते हैं, वो मेरे को पता है कि हम ऐसे ही ट्राई करते हैं, लेकिन एक दूसरी संभावना हो सकती है, उसके विषय में भी हम सोच पाए, ऐसा हमें नॉलेज रखना अनिवार्य है, ऐसा ज्ञान हमें होना चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस बात को भी आपको गार्ड बांध लेनी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगली लाइन क्या बोली जा रही है? अगली लाइन बोली जा रही है ए एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अगर इस प्रकार से कोई आपको डेटा दिया गया हो और बोला जा रहा है ए एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जिसमें क्या बोला गया, पहले तो ये देख लीजिए, सम आर फेसिंग टूवर्ड्स, सम आर फेसिंग अपोजिट, some are facing towards the center while some are facing towards opposite towards the center, ठीक है। while some are facing opposite towards the center, जब कुछ का मुख क्या है, केंद्र की ओर है, और जब कुछ का मुख क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ए एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ए केंद्र की ओर देख रहा है तो बी भी केंद्र की ओर देखेगा। अब ऐसी इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कैसे करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब ए और बी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए केंद्र की ओर देख रहा है तो बी भी केंद्र की ओर देखेगा, और ए अगर केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है तो बी भी क्या करेगा, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर देखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर यही आपको दे दिया जाए, लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर से भी रिकॉल करूंगा। यहाँ पर 3 आपके जो सेंटेंसेस उनको फिर से मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूँ। बोला जा रहा है ए एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ए एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, ए एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब क्या हुआ कि अगर ए कहां देख रहा है, अगर ए आपका सेंटर की ओर देख रहा है तो बी कहां देखेगा, अपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर देखेगा। इसको आप ऐसे इंफॉर्मेशन लिख करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में भी बात करेंगे कैसे इसको यूटिलाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि अभी जब दोनों क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ए अगर केंद्र की ओर देखेगा तो बी भी केंद्र की ओर देखेगा। कई बार ये बात आपको क्वेश्चन में एडिशनल सेंटेंस के माध्यम से लिखी हुई दिखाई देती है और कई बार नहीं दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि अगर सेम डायरेक्शन लिखा है ए एंड बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो मतलब दोनों क्या करेंगे, एक ही दिशा में देखेंगे। अगर एक केंद्र की ओर देख रहा है तो दूसरा भी केंद्र की ओर देखेगा, एक केंद्र के विपरीत देख रहा है तो दूसरा भी केंद्र के विपरीत देखेगा। और जब अपोजिट की बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो दूसरा निश्चित रूप से केंद्र के विपरीत दिशा में देखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगेन डेटा वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या देखने को मिल रहा है, नेबर्स ऑफ ए
आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि ए के जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, समान दिशा में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा, मान लेते हैं ए के पड़ोसी हमने कहा बी और सी हैं, मान लेते हैं ए के पड़ोसी हमने कहा बी और सी है, या तो ऐसे समझ लीजिए कि ए अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो इसके जो पड़ोसी हैं वो उत्तर की ओर भी मुख किए हुए हो सकते हैं, और साथ ही साथ ए अगर उत्तर की ओर देख रहा है या केंद्र की ओर देख रहा है, हालांकि आपका लीनियर अरेंजमेंट में भी आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, तो इसके पड़ोसी दक्षिण की ओर भी मुख किए हुए हो सकते हैं। सेम कंडीशन जाएगी, ए अगर कहाँ देख रहा है, अपोजिट टूवर्ड द सेंटर देख रहा है या दक्षिण की ओर देख रहा है, जैसे कि मैंने कहा लीनियर अरेंजमेंट पर भी एप्लीकेबल होगी, तो भी आप देख रहे हैं कि ये कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। यानी कि इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि ए किसी अलग दिशा में देखे, या ए सेंटर की ओर देख रहा है तो इसके जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशा में देख रहे हैं, या हो सकता है कि तीनों के तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हो, सेम ही डायरेक्शन में देख रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार ए अगर केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है तो हो सकता है कि उसके पड़ोसी दोनों के दोनों कहाँ देख रहे हो, केंद्र की ओर देख रहे हो, या हो सकता है कि तीनों के तीनों कहाँ देख रहे हो, केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हो। तो इसमें एक ही डायरेक्शन से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके पड़ोसियों का, कि इनके जो पड़ोसी हैं वो कहाँ देख रहे होंगे, वो समान दिशा में देख रहे होंगे, ए से कोई लेना देना नहीं है। नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, चेंज कर दें, इस सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा कर दें चेंज, थोड़ा सा हम कर दें बदलाव, थोड़ा सा परिवर्तन करें, तो यहाँ पर हमें एक ही डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। अब वो बदलाव क्या होगा वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ए के जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसी ही आपको बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, यहाँ पर भी ए की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ए के जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। ठीक है, तो ए कहीं भी देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, ए कहीं भी देखे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, बस इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो ए के पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशाओं में देखेंगे, तो ऐसे जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर दो पर्सन का जो डायरेक्शन है वो सेम नजर आएगा, जबकि तीसरा वाला क्या होगा, अलग होगा। दो पर्सन का डायरेक्शन आपको सेम नजर आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये अलग है। यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये अलग है। यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ए की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब आपको यहाँ पर सेंटेंस में बोल दिया जाएगा टू दैट ऑफ ए, नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी केवल और केवल दो पॉसिबिलिटी ही बन करके आएगी। तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में देखेंगे। बोला जा रहा है नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए, यानी कि ए का मुख जिस दिशा में है, ए के पड़ोसी भी उसी दिशा की ओर मुख किए हुए दिखाई देंगे। क्लियर, चलिए अब यहीं पर अगर बोल दिया जाएगा नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो इसके पड़ोसी दोनों के दोनों पड़ोसी क्या होंगे, निश्चित रूप से केंद्र की विपरीत दिशा में देख रहे होंगे। और ए का मुख अगर कहाँ होगा, केंद्र की विपरीत दिशा में होगा, तो निश्चित रूप से दोनों के दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे होंगे, केंद्र की ओर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास दो ही क्या है, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस सेंटेंस का क्या मीनिंग होने वाला है और कैसे हमें स्ट्रक्चर में उसको यूटिलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ना करके आपको पहले जो छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, जहां पर आप मिस्टेक करते हैं, जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मैंने दी कि आपके कॉन्सेप्ट के तौर पर ये बातें आपको जानना आवश्यक है, जिससे जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो किसी भी सेंटेंस को लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे जानते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आपको दिया गया ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से देख लो।
ए अगर यहाँ बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा। और अगर आपको मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार का है कि सम आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग अपोजिट टूवर्ड द सेंटर, कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, अगर ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल रहा है और वहां पर आपको बोल दिया गया दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुख किए हुए एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सीधे तौर पर आपको जानकारी दी जा रही है कि दोनों के दोनों व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि दोनों का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर देखने को मिल रहा है और आमने सामने बैठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब सिटिंग अपोजिट का मतलब यहाँ पर आप उनकी फेसिंग डायरेक्शन को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो क्या दिया है, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो अभी भी सिटिंग अपोजिट टूवर्ड्स भी ईच अदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप फेसिंग को डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि बैठेंगे आमने सामने लेकिन आप फेसिंग को डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर, फेसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रश्न को सॉल्व किया। हमने कहा कि मान लेते हैं हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, दी गई इंफॉर्मेशन को हल किया और फाइनल सॉल्यूशन बन करके हमारे पास ऐसा आया। अब यहाँ पर हम समझेंगे प्रश्न को और प्रश्न की लैंग्वेज को। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है व्हेन ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिटिंग starting from A, then position of how many persons will remain unchanged except A। समझिए, जब सभी व्यक्तियों को क्या किया जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाया जाए, कहां से स्टार्ट करके, ए से स्टार्ट करके, तो कितने व्यक्तियों की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना, ऑप्शन में आपको एक CND भी दिखाई दे रहा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता का विकल्प भी आपको देखने को मिल रहा है। आपने क्वेश्चन को भी देख लिया, आप बनाने भी लग जाओगे। आप बनाओगे कैसे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चुपचाप से बस बनाना शुरू कर दोगे। आपने बना लिया ए, आपने बना लिया बी, आपने बना लिया सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ए को छोड़कर अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, दो व्यक्तियों का स्थान आपको क्या देखने को मिल रहा है, अनचेंज्ड मिल रहा है, अपरिवर्तित मिल रहा है। आप आंसर भी मार्क कर दोगे, आप आंसर भी मार्क कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आप एक गलती कर रहे होंगे और वो गलती क्या कर रहे होंगे ये भी समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो वहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। पहली चीज कि जिस व्यक्ति से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो यहाँ पर आपसे बोल दिया गया एक्सेप्ट, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी चीज कि जब हम ये अरेंजमेंट करेंगे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तो ये भी हमें मेंशन नहीं किया गया है। तो ये तो हो गई बात क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। अब अगर हमने क्या किया होता, एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज किया होता तो देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए, शायद ये कलर आपको दिखाई ना दे इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। चलो, इसलिए मैं लिखूंगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिल गया एच और यहाँ पर मिल गया ई। अभी भी देखोगे तो दो पर्सन का जो पोजीशन है वो क्या है, अपरिवर्तित है, यानी कि आप क्लॉकवाइज गए तो भी आपको दो व्यक्ति मिले, एंटी क्लॉकवाइज आए तो भी दो व्यक्ति मिले। तो इत्तेफाक से आपने क्या किया होता, अगर क्लॉकवाइज ही घूम करके आंसर किया होता तो इत्तेफाक से आपका आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। यानी कि ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली हम CND भी मार्क नहीं कर सकते और किसी एक डायरेक्शन से देख करके हम जो नंबर आ रहा है उसको भी मार्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपका सेम है, लेकिन इस बार आप क्या करोगे, जब आप जाओगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको इनकी संख्या में फर्क दिखाई देगा। देखो ए के बाद आप आए तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो इधर से कितने मिल गए बताओ, 1 2 3, 3 मिले, इधर से मिल गए आपको 3, और जब रिवर्स आए तो बी, सी, डी, ई, एफ। चलो लिख देता हूं, व्हाइट मार्कर से लिख देता हूं। देखो यहां पर मिलेगा आपको बी, सी, डी, यहां पर मिलेगा ई, यहां पर मिलेगा एफ, यहां पर मिलेगा जी और यहां पर मिलेगा एच। ठीक, तो इधर कितना मिला, एक तो ये एच वाला मिल गया, एक मिल गया आपको ई वाला।
ठीक, इसके अलावा क्या कोई आपका सेम पोजीशन पर है क्या? तो इधर से गए तो आपको मिला CDE, 3 बंदे मिल गए, लेकिन जब इधर से आए तो आपको कौन मिला? केवल और केवल E मिल रहा है और H मिल रहा है। 2 ही बंदे मिल रहे हैं जिनकी पोजीशन क्या है? अपरिवर्तित है, जिनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि इस बार आंसर क्या हो जाएगा? तो इस बार आंसर हो जाएगा C and D। तो आपने देखा कि सेम टाइप का जो क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन है, वहां पर 2 अलग अलग प्रश्नों में 2 अलग अलग आपको उत्तर देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते अरेंजमेंट हमारा किस प्रकार से बन रहा है इस बात पर भी ये निर्भर करेगा। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन को देख करके किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करके हम इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितने व्यक्तियों का जो पोजीशन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अनचेंज रहेगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित प्रश्न में जब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे करके पूछेगा तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो तय होगी कि अगर व्यक्तियों के फेसिंग डायरेक्शन पहले से मेंशन किए गए हैं तो C and D तो आंसर नहीं होगा। When all the persons are arranged in alphabetical order starting from A in clockwise direction, position of how many persons will remain unchanged except A। यानी कि जब सभी व्यक्तियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए A से शुरू करके, तो कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा A को छोड़कर। तो A को अगर हम छोड़े और डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज, तो A से तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये हो जाएगा B, C, D, E, F, G, H। तो आपको मिलेगा A के अलावा B, C, सॉरी यहाँ पर मिलेगा C, D और E। ठीक, तो 3 व्यक्तियों का स्थान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 2। आंसर विल बी मोर देन 2। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें, बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको सेंटेंसेस के बीच में देखने को मिलेंगे, जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपसे, इस प्रकार से आपको 3 लाइनें खींच लेनी है और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेना है। दूसरी बात यहाँ पर हमें यह भी सीखनी है कि अगर सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में करके हम बना लेंगे या केंद्र के विपरीत दिशा में करके दिया गया होगा और हम केंद्र की ओर करके बना लेंगे तो भी हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इन दोनों ही बातों को हम लोग यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक स्ट्रक्चर इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक स्ट्रक्चर जब अगर मान लेते हैं कि केंद्र की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और अगर हम केंद्र के विपरीत दिशा में इसको अरेंज करके बना लेते हैं तो हमें क्या फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया है। आगे आपको दिया गया ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में है। हु इज, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। यहाँ पर देख लेते हैं, ए सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं को ऐड कर लीजिए। अब ए अगर सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है मतलब सी कहाँ होगा? ए के दाहिनी और दूसरे स्थान पर होगा। तो मैंने कहा इसके लिए 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि बी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है क्या? हु। तो हु किसके लिए आया? सी के लिए आया। हिंदी में क्या देखने को मिल रहा है? तो हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है जो। तो जो के पहले कौन दिखाई दिया? जो के पहले दिखाई दिया सी, मतलब जो किसके लिए आया? सी के लिए आया। तो बोला जा रहा है सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब बी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। तो इट मीन्स बी या तो यहाँ पर होगा और बी या तो यहाँ पर होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है ई बी और एफ के बीच में बैठा। ई जो है वो बी और एफ के बीच में बैठा है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एक व्यक्ति छोड़े तो यहाँ पर हम किसको बैठा ले बताओ? एक व्यक्ति यहाँ से अगर हमने छोड़ा, एक तो हो सकता था एग्जैक्टली बीच में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैसे, ई जो है वो बी और एफ के बीच में बैठा है। तो एक तो ये आप बना सकते थे। दूसरा हमने कहा एक व्यक्ति को छोड़ो, इधर चले आओ, इधर से एक व्यक्ति को छोड़ो, इधर चले आओ। यानी कि इसको अगर हम मान लेते ई, इसको अगर हम मान लेते ई, तो भी यहाँ पर आप कंडीशन देखेंगे कि ई जो है वो कहाँ बैठा है? बी और एफ के बीच में बैठा है, बी और एफ के बीच में बैठा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी ऑर्डर आपका यही होना चाहिए कि इसलिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे, इसलिए अभी यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे। अभी मैं ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन की बात तो मैं आगे करूंगा।
तो ये वाला सॉल्यूशन भी आपका सही है। और अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो तो ई को यहाँ पर रख रहे होते तो ये वाला सॉल्यूशन भी आपका सही होता। जबकि यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ना तो पहला वाला ना तो दूसरा वाला। तो इस स्ट्रक्चर को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, दोनों आपके स्ट्रक्चर सही होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है दिए गए ऑप्शन की प्रायोरिटी ऑर्डर को समझते हुए। तो एक बात तो ये आपने समझ ली, ठीक है। अब किसी भी तरीके को आप फॉलो करोगे तो सेम तरीका आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मान लेते हैं इस तरीके से हमने क्या किया, एक फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इस तरीके से हमने एक फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डी। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जहां पर बोला जा रहा है ए जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका सी, और 1 2 ये हो जाएगा आपका ए। फिर बोला जा रहा था कि बी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी अगर सी का निकटतम पड़ोसी नहीं तो बी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि बी के लिए एक पॉसिबिलिटी ये बनती और एक पॉसिबिलिटी ये बनती। दोनों को बना करके देख ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती। अब उसके बाद बोला जा रहा था कि जो आपका ई है वो कहाँ बैठा है, बी और एफ के बीच में बैठा है, तो एक व्यक्ति इधर से छोड़ दीजिए और एक व्यक्ति इधर से छोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर हम बना लें किसको, एफ को, और यहाँ पर हम बना दें किसको, ई को, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति छोड़ करके ही, यहाँ पर एक व्यक्ति छोड़ करके ही, और बचा हुआ व्यक्ति कौन हो जाएगा, डी। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस वाले के अकॉर्डिंग जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, अब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो आपको उत्तर सेम देखने को मिलेगा, उत्तर में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एफ। और यहाँ पर भी जब हम बात करेंगे ई के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखने को मिल रहा है एफ। अगर हम पूछेंगे हु इज सिटिंग अपोजिट टूवर्ड्स सी, सी के विपरीत दिशा में कौन बैठा है, तो यहाँ पर भी मिलेगा बी और यहाँ पर भी मिलेगा बी। केवल और केवल फर्क आएगा कहाँ, जब हम बोलेंगे सभी के सभी व्यक्तियों को यदि घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में क्या कर दिया जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है तो ए से स्टार्ट अगर हम करें तो ए बी सी डी ई और एफ, तो बताओ एक ही व्यक्ति ऐसा मिला जिसका स्थान क्या रहा, ए के अलावा अपरिवर्तित रहा। जबकि यहाँ पर अगर आप सेम डायरेक्शन को फॉलो करोगे ए के बाद, तो यहाँ पर मिलेगा बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति मिल रहा है लेकिन वो व्यक्ति दूसरा है। तो मैंने क्या कहा कि इत्तेफाक से आपको एक ही व्यक्ति मिल रहा है, संख्या सेम मिल रही, तो उस केस में CND तो आंसर नहीं बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सिमिलर व्यक्ति मिल रहा है, यहाँ पर वो सिमिलर व्यक्ति नहीं मिल रहा है। कैसे, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट किया आपने, ये मिला बी, ये मिला सी, ये मिला डी, ये मिला ई, ये हो गया आपका एफ। तो यहाँ पर आपको सिमिलर व्यक्ति के रूप में बी मिल रहा है और सी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको सिमिलर व्यक्ति के रूप में बी मिल रहा है। जबकि आप इसी क्रम को उलट देंगे अगर, तो ए के बाद मिलेगा बी, तो आपको सेम व्यक्ति भी मिलेगा और सेम संख्या भी मिलेगी। तो यही मैंने कहा कि कभी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है, तो आप केंद्र की दिशा में मुख करके भी इस पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर सही कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को छोड़ करके इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से इस बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। बोला जा रहा है 6 persons L, M, N, O, P and Q are sitting around a circular table facing outside the center but not necessarily in the same order। सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। फटाफट से क्या कर लेना है, 3 लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेनी है। सारी बेसिक बातें मैंने आपको सेंटेंसेस से जुड़ी हुई ऑलरेडी बता दी हैं। आगे बोला जा रहा है O is sitting second to the right of M, O जो है वो M के सेकंड टू द राइट में है। तो इस बार सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र के विपरीत देख रहे हैं, तो 1 2 यहाँ पर कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ पर भी बना लेते हैं सेम स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, N is sitting opposite to L, N जो है वो L के अपोजिट में बैठा है, तो अपोजिट के लिए हमारे पास 2 ही स्थान खाली हैं, या तो L यहाँ होगा या तो N यहाँ होगा, या तो L यहाँ हो जाएगा N यहाँ हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई हमारे पास जगह नहीं थी। P who is an immediate neighbor of N, P जो N का एक पड़ोसी है, तो यहाँ पर N के पड़ोसी के लिए तो जगह ही नहीं है। अब यहाँ पर N के पड़ोसी के लिए 2 जगह है, तो P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, P who is an immediate neighbor of N is second to the left of Q, Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर P को यहाँ रखोगे, Q को यहाँ बनाओगे, तो P यहाँ पर बाएं से दूसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप यहाँ पर Q को रखते तो ये Q के बाएं से नहीं दाएं से दूसरे स्थान पर होता, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा सही। P को यहाँ से कर देंगे एलिमिनेट, फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार है।
प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो क्यू के सेकंड राइट में यहाँ पर आपको एल बैठा हुआ दिखाई देगा। आसानी के साथ आप आंसर बना सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी एक क्वेश्चन था कि सर स्पीड नहीं आ रही, स्पीड पर कैसे काम करें। तो स्पीड पर आप प्रश्नों का अभ्यास करके प्रश्नों से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के, जैसे अगले प्रश्न की जब हम चर्चा करेंगे तो अगले प्रश्न में आपको जितना समय लगेगा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो अगले प्रश्न में जितना समय आप लगेगा उसके आधे टाइम में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, जब आप क्या करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके पास हिंदी में भी अवेलेबल है और ये क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो हिंदी वाले सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बोला क्या जा रहा है, देयर आर 8 पर्सन्स P, Q, R, S, T, U, V and W आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। अब हमें पता नहीं है कि कितने लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, कितने लोग केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप बनाएं, तो मैंने कहा स्क्वायर ऑफ द टेबल की बात करी जा रही, लेकिन कौन इसमें कॉर्नर पर बैठा है या साइड पर बैठा है हमें नहीं पता, तो हम इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे सर्कुलर अरेंजमेंट वाले तरीके से। फर्क केवल कहाँ आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आगे देख लेना। अगर साइड पर बैठे हुए व्यक्तियों की बात करेगा कि प्रत्येक साइड पर 2 व्यक्ति बैठे, तब आपको उस तरीके से स्क्वायर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। आगे यहाँ पर आप देखोगे तो बोला जा रहा है W इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। W जो है वो V के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें यही नहीं पता कि V का मुख किस दिशा में है, तो हम इसके लिए फिर पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बनाते रहेंगे। कैसे बनाएंगे, अब V अगर मान लो अपोजिट टूवर्ड्स सेंटर देख रहा है तो 1 2 यहाँ पर W बैठेगा। ठीक, अब V केंद्र की ओर देख रहा है तो W इधर बैठेगा, और इसके लिए भी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इसके लिए पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को बनाइए, आप खुद से बनाइए, आप देखिए कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद समझिए कि ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले क्या करना है। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये करना है कि क्वेश्चन में ढूंढ लेना है कि किन किन व्यक्तियों के मुख की जो दिशा है वो निश्चित रूप से हमें दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे तो W के फेसिंग डायरेक्शन और V के फेसिंग डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे बोला है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, इससे भी हमें कहीं पर फेसिंग डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। T सिट्स अपोजिट टू P, T जो है वो P के विपरीत में बैठा है, तो विपरीत में बैठा है मतलब क्या, फेसिंग डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। ऐसे सेंटेंस के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो हमें पता ही नहीं, जब एक व्यक्ति का नहीं पता तो किसी भी दिशा में देख रहे हैं हमें ये भी जानकारी नहीं है। R एंड W आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको दिया R एंड W आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या कि जब फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर आएगा तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी कि सभी कहाँ देख रहे हैं, मतलब दोनों व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड या फिर टूवर्ड्स सेंटर आपको दिखाई देंगे फेस किए हुए, तभी वो एक दूसरे की ओर देख पाएंगे। ठीक है, तो R और W का तो डिसाइड हो गया। ठीक, R और W का डिसाइड हो गया। आगे देखते हैं और किसका डायरेक्शन हमें पता चल रहा है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ P आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस नहीं पता है। S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P एंड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P और एक इनमें से क्या है, कॉर्नर पर है, तो इसमें कॉर्नर की टेंशन मतलब इसको घुमा देंगे तो कॉर्नर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कॉर्नर की टेंशन इसमें आपको नहीं लेनी होती। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कि कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन बना पाना आपके लिए। अदरवाइज आप पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बनाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करके लिखते रहेंगे, और एट लास्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है R इज एन इमीडिएट, R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q हु इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ S। यहाँ से भी डायरेक्शन नहीं मिला। अब आगे देख पा रहे V हु इज फेसिंग इनसाइड, मिला, V कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, तो V भी देख रहा है आपका इनसाइड। और ऐसा करके ना, देखो एक और बात बता दो, ऐसा करके कई बार ऐसे होते हैं कि जो कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई अरेंजमेंट आपसे बन नहीं रहा, तो सिर्फ इन इन्फॉर्मेशंस को पढ़ के ही आप क्या कर सकते हैं, इन दी गई जानकारियों को पढ़ के ही आप पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो 1-2 प्रश्नों के उत्तर आपके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर ही आधारित होते हैं, इन्फॉर्मेशन से ही आपको बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए आपको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी निरंतर रूप से अभ्यासरत रहने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अरेंजमेंट बना पाना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। W जो है वो V के
बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मैंने कहा एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते चलो, और जिसका जिसका फेसिंग का निर्धारण होता जाए उसका फेसिंग का डायरेक्शन का निर्धारण करते हुए चलेंगे। आगे क्या दिया गया है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अब वी क्या है, यू का पड़ोसी है, तो यू यहाँ भी हो सकता है और यू यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यू का फेसिंग डायरेक्शन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए, टी सिट्स अपोजिट टू पी एंड नेबर ऑफ पी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, टी जो है वो पी के विपरीत दिशा में बैठा है, तो टी और पी के विपरीत दिशा में देखो, यहाँ पर या तो पी होगा या तो टी होगा, यहाँ पर या तो पी होगा या तो टी होगा। ठीक, इन द सेम वे यहाँ पर या तो पी होगा या तो टी होगा, यहाँ पर या तो पी होगा या तो टी होगा। ठीक है, आगे देखिए, टी सिट्स अपोजिट टू पी एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि टी और पी दोनों कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको भी हम एज एन इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके लिख लेते हैं। ठीक है, आर एंड डब्ल्यू आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, आर और डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो ये डब्ल्यू इनसाइड देखेगा और आर इसके सामने बैठेगा, ये भी कहाँ देखेगा, इनसाइड, तो ये डब्ल्यू इनसाइड देखेगा और आर इसके सामने बैठेगा, ये भी कहाँ देखेगा, इनसाइड। इस बात का भी यहाँ पर निर्धारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, पी के जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी केंद्र की ओर देख रहा है, ये भी केंद्र की ओर देख रहा है, इट मींस यहाँ पर पी तो नहीं हो सकता, ये बात तो निश्चित होगी, यहाँ पर पी नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, टी होगा। इन द सेम वे यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर पी को लेते हैं तो ये भी केंद्र की ओर, ये भी केंद्र की ओर, मतलब यहाँ पर पी नहीं हो सकता, यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा, टी होगा। अब यहाँ पर अगर टी होगा तो यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। S sits immediate to the right of P, S जो है वो P के तत्काल दाईं ओर बैठा है। अब S अगर P के तत्काल दाईं ओर बैठेगा तो P कहाँ देखेगा, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर, यहाँ पर हो जाएगा S। यहाँ पर S P के तत्काल दाईं ओर बैठा है तो यहाँ पर P देखेगा केंद्र की ओर और ये हो जाएगा S। अब यहाँ पर बोला गया था कि P के जो पड़ोसी हैं उनका मुख विपरीत दिशाओं में है, तो ये अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो ये केंद्र के विपरीत देखेगा, ये अगर आपका केंद्र की ओर देख रहा है तो ये केंद्र के विपरीत दिशा में देखेगा। यहाँ पर बोला है S sits immediate to the right of P and at one of the कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब ये किसी एक कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पे हो, मिडिल में हो, अभी इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे मैं बताऊंगा, इसको मैं घुमा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। R sits immediate left of Q, R जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो यहाँ पर तो कहीं जगह नहीं है, यहाँ पर तो कहीं जगह नहीं, मतलब ये वाला अरेंजमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर R Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, यानी Q का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तभी यहाँ पर R आपको इमीडिएट लेफ्ट में दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया था T और P सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो P अपोजिट देख रहा है तो T भी कहाँ देखेगा, अपोजिट देखेगा। अब बचा हमारे पास एक ही व्यक्ति U, जिसके फेसिंग का डायरेक्शन का निर्धारण नहीं हो पाया, बाकी सभी व्यक्ति यहाँ पर किस दिशा में देख रहे हैं इस बात का निर्धारण हो चुका है। तो मैंने कहा क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, कुछ ऐसे व्यक्तियों को हमें पिक करना होता है जिनके फेसिंग का डायरेक्शन निश्चित हो, निर्धारित हो, वहां से जब हम करेंगे शुरुआत तो क्वेश्चन बना पाना हमारे लिए हो जाएगा आसान। अब इस अरेंजमेंट पर बेस्ड पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन को हम सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें ऑप्शंस का जो कॉम्बिनेशन दिया गया होता है वहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड Q। अब समझिए, V और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये रहा V, ये रहा Q। इधर से देखोगे तो 2 व्यक्ति, इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 व्यक्ति। अब हमें डायरेक्शन दिया नहीं है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, या फिर V के बाएं से देखना है या V के दाएं से देखना है, या Q के बाएं या दाएं से देखना है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो या तो आंसर क्या हो सकता है 1 2 3 4, या तो आंसर क्या हो सकता है 1 और 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी 2 ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है, 2 दिखाई ही नहीं दे रहा है। इट मीन्स जो प्रायोरिटी होगी वो किसके साथ में होगी, 4 के साथ में होगी, प्रायोरिटी जो होगी वो 4 के साथ में होगी। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है कि हमारा जो मोटिव है वो बिल्कुल नहीं है कि हम इजी से 4 6 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं और वाह वाह आप भी करो और वाह वाह हम भी करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हर एक उस परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करना है जो कि हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न पूछा है W के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो W के दाएं से दूसरे स्थान पर देखोगे तो W का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो यहाँ पर भी देख लो, अरेंजमेंट आपका वही है। W यहाँ पर भी क्या देख रहा था, फेसिंग इनसाइड था, W के सामने में R था, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको W के सामने में R बनता हुआ दिखाई देगा, दोनों फेसिंग इनसाइड है। अब कॉर्नर का जो मसला है तो इसको मैंने क्या कहा कि अगर आप इसको रोटेट करा लोगे, अब बीच वाले को कॉर्नर बना लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से घुमा लो चाहे उधर से घुमा लो, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट आपको यही सीक्वेंस में नजर आएगा। W के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा इस बार V, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। Who is sitting second to the right of W? W के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि सेम क्वेश्चन था, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। कम से कम कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो यू को छोड़ दीजिए, उसके बाद सबको गिन लीजिए। केंद्र की ओर कितने हैं, 1, चलो 1, 2, 3, 4। तो कम से कम निश्चित रूप से, क्योंकि आपसे बोला निश्चित रूप से, तो बिल्कुल निर्धारित तो कर ही सकते हो ना, बोला है कम से कम निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप निर्धारित कर सकते हो कि कम से कम यहाँ पर 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मुख क्या है, केंद्र की ओर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एटलीस्ट हाउ मेनी पर्सन्स आर डेफिनेटली फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। निश्चित रूप से, तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मुख केंद्र की ओर है। यदि सभी अक्षर P से शुरू करने पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा P को छोड़कर। अब देखिए कहाँ से शुरू करना है, P से शुरू करना है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, लेकिन क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है ये हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो पहले देख लेते हैं क्लॉकवाइज में। ये हो गया P, ये हो गया Q, R, S, T, U, V, W। तो देखो कौन कौन मिला, एक तो मिला यहाँ पर आपको T, एक मिला यहाँ पर आपको W। कितने मिल गए, 2। अब देखेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहता। तो यहाँ पर मिलता आपको Q, P के बाद Q, R, S, T तो मिलता है, U, V, W। तो ऐसे मिलता आपको, एक इधर से मिल रहा है 2, तो आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर विल बी C and D। तो आपने एक प्रश्न देखा जहां पर व्यक्तियों की संख्या तो निश्चित थी, लेकिन कितने व्यक्ति किस दिशा में देख रहे हैं इस बात का निर्धारण आप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा फाइनल जब हमने अरेंजमेंट बनाया भी तो वहां पर U का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो निश्चित नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी मिलते हैं जहां पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण हम क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या तो हम C and D नन ऑफ दीज जैसे ऑप्शंस में कई बार इनके कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ऐसे किसी भी दुविधा या समस्या की स्थिति में आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जहां से मन करे, जिस सोर्स से मन करे आप क्वेश्चन बनाइए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जैसा कि मैंने कहा, एक सेशन होगा आपके बाकी के टॉपिक से संबंधित और एक सेशन इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से संबंधित। तो अपनी मेहनत और निरंतरता को बरकरार रखें, रेगुलर बेसिस पर आप मॉक्स लगाएं और जो भी दुविधा या डाउट होते हैं आप उसको हमारे साथ में डिस्कस करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।